बच्चों को ये चीज़ ज़रूर पता है कि लाइफ साइंस स्टूडेंट्स लाइक बीएससी, एमएससी, बी फार्म, एम फार्म, फार्मा डी, बीएचएमएस, बीएमएस, बीयूएमएस, ये सारे लोग क्लिनिकल रिसर्च में एंट्री कर सकते हैं या अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन सबके लिए एक रहेगा, क्या सबके लिए एक जैसा ही ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा? आपने कभी ये चीज़ सोची है? जैसे कि बीएससी स्टूडेंट्स हैं, उनको फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोफिजियोलॉजी इसका बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ठीक है। बी फार्म, एम फार्म, फार्मा डी है, उन लोगों को ये सारी चीज़ें पता है, बट उनको क्लिनिकल रिसर्च नहीं पता है। एमएससी में भी ऐसा हो सकता है कि किसी को एनाटॉमी होगा बट पैथोफिजियोलॉजी या फिर फार्माकोलॉजी नहीं होगा, या कुछ ब्रांचेस में शायद उनको फार्माकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है, एनाटॉमी पता होता है, बट पैथोफिजियोलॉजी नहीं पता है। बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस ये जो लोग हैं, इनको पूरा पैथोफिजियोलॉजी और एनाटॉमी पता रहता है, फार्माकोलॉजी नहीं पता है बहुत अच्छे से, या फिर हो सकता है कि उनको उसके बारे में लिटिल बिट आइडिया हो। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्लिनिकल रिसर्च में आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रोसेस तो सीख लोगे, पर अगर आपको ह्यूमन एनाटॉमी ही नहीं पता है, उनका पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन नहीं पता है, आपको ड्रग्स नहीं पता है, तो आप काम क्या करोगे? आपको कैसे लगता है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके तुरंत आप जॉब ज्वाइन करोगे और इंडिपेंडेंटली आप वर्क करोगे? अगर आप किसी की हेल्प लेके काम कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, तो क्या कंपनी आपको पैसे देंगी? नहीं देंगी। जब तक उस कंपनी के लिए आप इंडिपेंडेंटली वो काम नहीं करते हो, तब तक आपको कंपनी पैसे नहीं देगी। तो ये सारी चीज़ें सोच के हमने अलग अलग कोर्सेज बनाए अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स के बेसिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो जैसे जिनका क्वालिफिकेशन बीएससी है, उन लोगों ने 2 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहिए। अब क्यों 2 साल का? क्लिनिकल रिसर्च में जैसे कि मैंने बोला आपको, एनाटॉमी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ क्लिनिकल रिसर्च के सारे डोमेन्स के बारे में या उनके सब ब्रांचेस के बारे में पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए, और आपको प्रैक्टिकली वो कैसे करते हैं वो भी आना चाहिए। तो कौन कौन से सब ब्रांचेस हैं? क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट एंड मेडिकल कोडिंग, और फार्माकोविजिलेंस एंड मेडिकल राइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल मास्टर फाइल, रेगुलेटरी अफेयर और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर। तो ये सब चीज़ें आपकी कवर होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको पूरा ह्यूमन एनाटॉमी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी ये पता होना चाहिए। अब ये हुआ नॉलेज। अगर आप देखोगे स्किल्स अगर आपको नहीं रहेंगे, आपको नॉलेज पूरा है, आप फर्स्ट डे कंपनी में काम करने जाते हो, वहाँ आपके कलीग्स के साथ ही आपका नहीं पड़ता और उसके साथ आपको काम करना है, या फिर ऐसा है कि आपको अपने कुलीग या टीम के साथ काम करना है, या आपका प्रोजेक्ट लीड है उसके साथ आपको काम करना है, या आपके वेंडर्स है या आपके क्लाइंट्स है, आपको वो सब चीज़ें नहीं आ रही है, या आपको समझ नहीं रहा है कि उनके साथ कैसे बात करना, उनसे काम कैसे करवाना या निकलवाना, या उनके साथ रह के कैसे काम करना, या फिर आपको अपना जो भी टास्क है आगे वाले को प्रेजेंट करना, ग्रुप से ग्रुप में आपने क्या काम किया दिन भर में वो बताना, आपके प्रोजेक्ट लीड के साथ कॉन्वर्सेशन करना, ये आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप जॉब कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। दो आपके पास कोई भी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट रहेगा तो भी आप काम नहीं कर पाओगे। तो कभी आपने सोचा है कि जैसे एक ही कॉलेज से 2 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने डिग्री लिया है, एक ही सेम यूनिवर्सिटी है, दोनों को सेम मार्क्स है, बट किसी का प्रैक्टिस बहुत अच्छा चलता है और किसी का उतना नहीं चलता है, किसी को 2 साल लगते हैं, किसी को 10 साल भी लग सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? दोनों ने सेम नॉलेज लिया, दोनों ने सेम मार्क्स लिए, दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से थे। कभी आपने सुना है पेशेंट ये देख के डॉक्टर के पास जाता है कि सर आपने कौन से कॉलेज से डिग्री लिया है या आपका यूनिवर्सिटी कौन सा था, और उसके बाद ही उनको उनके साथ मतलब अगर जैसे अच्छी यूनिवर्सिटी है तो ही मैं आपसे चेकअप करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ऐसे नहीं होता। सेम एचआर आपको ऐसे कभी बोलती है? आपने ये किसी बंदे से सुना है कि आपने कौन से कॉलेज पास आउट हुए हैं या आपका यूनिवर्सिटी कौन सा? अच्छा, ये यूनिवर्सिटी से तो पहले आप आएंगे और अगर
जो यूनिवर्सिटी एचआर को नहीं पसंद है वो बाद में आएंगे, ऐसा होता है? नहीं होता है। सबको एक ही प्लेटफॉर्म रहता है, सब बच्चे एक साथ ही इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि कुछ बंदे को सिलेक्ट किया जाता है, कुछ बंदों को नहीं सिलेक्ट किया जाता? या आपने ये भी सुना होगा, सेम कॉलेज सेम यूनिवर्सिटी के दो बच्चे हैं तो एक को सिलेक्ट किया जाता है, एक को नहीं सिलेक्ट किया जाता। क्यों? दोनों को तो सेम एटमॉस्फेयर मिला रहता है, सेम फैकल्टी, सेम कॉलेज, सेम यूनिवर्सिटी। थोड़े 1-2% आगे पीछे रहने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी एक का सिलेक्शन होता है, एक का नहीं होता है। तो उसका मेन रीज़न है स्किल्स और बिहेवियर। आज के डेट में ये जो 2020 है या आगे आने वाले कुछ सालों बाद लोग नॉलेज से ज़्यादा बिहेवियर एंड स्किल्स को इम्पोर्टेंस देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों किसी डॉक्टर्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चलती, क्योंकि वो डॉक्टर उस टाइम पे उस लेवल पे आके पेशेंट से बात करता है, जिस लेवल पे पेशेंट का नॉलेज है, उसका दर्द है। अगर उस वक्त वो दिखाने लगेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा, तो क्या पेशेंट सही में उसके साथ कंफर्टेबल हो पाएगा? तो आपको ये देखना है कि आप किसके साथ बात कर रहे हो। तो इसी को इंटरपर्सनल स्किल्स बोलते हैं। तो ये आपको लगता है एक दिन में मैं बता दूंगी और आपको आ जाएगा? यू नीड अ प्रैक्टिस। आपको एक्सपीरियंस से ही ये चीज़ें आएगी। तो इसके लिए टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो मैं कम्युनिकेशन स्किल मेरा बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल मीन्स आप जिनसे भी बात कर रहे हो, आप उनको कैसे अपनी बात कॉन्फिडेंटली डिलीवर्ड कर रहे हो। अगर मैं ये सारी चीज़ें ऐसे मोनोटोनसली बात करूँगी तो आपको समझ में आएगी। तो बहुत बार बात करते वक्त आपका टोन, अगर आप किसी को डांट भी रहे हैं और आपका टोन बहुत डाउन है तो डांटना नहीं लगता, और कभी किसी से बात भी कर रहे हो और आपका टोन बहुत या स्पीच आपका पेज बहुत हाई है तो ऐसा लगता है कि आप उसको डांट रहे हो। तो ये सारी चीज़ें लाइफ में बहुत मैटर करती है और आपको नहीं करती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये सामने वाले को बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपके भरोसे वो अपनी कंपनी के बिजनेस करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। आपके बुक्स उनके क्लाइंट्स हैंडल नहीं कर सकते, तो आपके बुक्स के साथ, आपके बुक के नॉलेज के साथ आपके स्किल्स उनके क्लाइंट को हैंडल करने वाले हैं। तो एवरी रिक्रूटर यही देखता है कि आप में स्किल्स कितने हैं। तो इतना लंबा बोलने का रीज़न यही था कि आपको छोटी से छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अब होता क्या है, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेस है उसमें थोड़ा बहुत ये सब चीज़ों का लाइक उनको गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, वो लोग सीनियर के साथ मिलते हैं या कॉन्फ्रेंसेस के लिए जाते हैं, तो ये थोड़ा बहुत अपडेट करते हैं अपने आप में। बट ये सब चीज़ें बीएससी और एमएससी वालों के साथ नहीं होती है। तो अगर आपको अच्छा जॉब, अच्छा पैकेज, आपका ड्रीम है कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से मेरा करियर बिल्डअप करना है, तो अपने 1 या 2 साल का टाइम पीरियड देना चाहिए यही सब सीखने के लिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री में आके आपको यही सब चीज़ें करनी है। एंड जो फार्माडी है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, इन लोगों ने 6 मंथ्स का डिप्लोमा भी किया तो भी चलेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे क्या बोलते हैं, मुझे 1 महीने का कोर्स करना है, मुझे 2 महीने का कोर्स करना है। तो मुझे यही लगता है आप जॉब ओरिएंटेड कोर्स कर रहे हो, कल को जाके आपको जॉब करना है। अगर आपको जॉब करना है, आपको कुछ भी नहीं आता एंड आप बोल रहे हो मुझे 20,000 सैलरी चाहिए, कौन क्यों देगा? इंडिया इज़ अ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री। 10 सीट्स के लिए या 10 वैकेंसी के लिए 1000 लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं। सो जब मुझे पता है कि इतने सारे लोग रो में क्यू में खड़े हैं, सो व्हाई शुड आई एंटरटेन यू? और जो भी आपको नॉलेज भी नहीं है, स्किल्स भी नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, इतने सारे सब ब्रांचेस है, उसके बारे में जानना, एटिकेट्स एक्वायर करना, स्किल्स एक्वायर करना, ये सब क्या 1 मंथ का टास्क है? मुझे जब कोई ऐसे पूछता है तो मुझे ऐसे तो कैसे ही ये जॉब करेगा? ठीक है मैं लगा भी दूंगी जॉब तो भी आपको वहाँ टिकना। तो बहुत सारे बच्चे फर्स्ट 6 मंथ्स में जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि वो वहाँ का प्रेशर, वहाँ का कल्चर हैंडल नहीं कर पाते। तो क्या आपको इस तरह से जॉब कर, और फिर मेरे पास भी नहीं आ सकते क्योंकि मैंने तो उनको जॉब लगा दिया था। तो आपको क्या इस तरह से जॉब करना है? 6 मंथ्स, 1 मंथ, 2 मंथ, बॉस ने डांटा, रोना शुरू कर दिया, कोई मैनर्स नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो
इस तरह से मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप एमएससी हो तो आपको एडवांस डिप्लोमा करना चाहिए जो 1 ईयर का है। अगर आप बीएससी हो तो अपने 2 इयर्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम या एमएससी इन क्लिनिकल रिसर्च करना चाहिए। अगर आप बीएमएस, बी फार्म, एम फार्म, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस हो तो आपने 6 मंथ्स का डिप्लोमा करना चाहिए। और आपको बहुत सारे एंट्री लेवल पोजीशंस नहीं पता है तो सबका ये सोचना होगा कि हाँ मुझे क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर बनना है या क्लिनिकल ट्रायल असिस्टेंट बनना है, तो नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। अगर आप अलग अलग जो आपका जो बेसिक क्वालिफिकेशन उस हिसाब से आपके एंट्री लेवल पोजीशंस रहेंगे तो आपको उस हिसाब से आपके स्किल्स अपग्रेड करने हैं। और जो आप में जो स्किल्स रहेंगे, ज़रूरी नहीं सारे जो भी बच्चे हैं सब एक जैसे होते हैं, सारे बीएससी के बच्चे एक जैसे ही रहेंगे, सारे एमएससी के बच्चे ऐसा नहीं रहेगा। सबके स्किल्स अलग रहेंगे, किसी के कुछ इश्यूज रहेंगे, हर एक बच्चा अलग अलग है। तो आपको इंस्टीट्यूट भी ऐसा चूज़ करना चाहिए जो आप पे वर्क ऑन करे, नहीं तो आप जॉब कैसे कर पाओगे। तो आपको ये देखना है कि इंस्टीट्यूट आपको कितना टाइम दे रहा है, कितने पैसे ले रहा है, इससे ज़्यादा कितना टाइम दे रहा है और कैसे वो आपको अपग्रेड करने वाला है। जॉब क्या, हर एक का क्वेश्चन क्या रहता है, मैं जॉब कर पाऊंगी कि नहीं। अगर आप इतने लो कॉन्फिडेंट हो कि आपको खुद का ही नहीं पता है कि जॉब मिलने के बाद आप जॉब कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो आप जॉब ही क्या करोगे। तो आप पे ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए, क्योंकि रियल वर्ल्ड एंड कॉलेज लाइफ टोटली डिफरेंट थिंग्स। ये तो मैंने कोर्सेज के बारे में बोला। अभी जैसे मैंने स्किल्स इतना बोला है, तो ये स्किल्स अपडेट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपका कवर लेटर और सीवी आपका रिफ्लेक्शन है, क्योंकि कोई भी रिक्रूटर आपको देखने आपके घर नहीं आता है, वो बस पहले आपका सीवी देखता है, देन सोचता है कि आपको कॉल करना है या नहीं करना है। तो आप सोचो सीवी कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सब हम आप पे 1-on-1 करेंगे एंड देन आपका, क्योंकि सीवी ऐसा नहीं है कि आज मैंने आपको बोला कल आपने अपडेट किया, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड हम आपका सीवी अपडेट करेंगे, आपको कवर लेटर कैसे लिखते हैं वो सिखाएंगे, दैन सॉफ्ट स्किल्स में आएगा, जैसे मैंने बोला था प्रेजेंटेशन स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि हर इंटरव्यू में अभी ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होता है और देन आपका सिलेक्शन होता है नेक्स्ट राउंड के लिए। उसके बाद रहेगा आपको स्वॉट एनालिसिस। ये वर्ड शायद आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, पर ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको खुद को पता नहीं रहता कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, या आपके अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, या थ्रेट्स क्या है, तो ये हम आपको स्वॉट एनालिसिस के थ्रू बताएंगे। उसके बाद रहेगा कि आपका बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसा है। आपको इतना तो बोलना आना चाहिए कि सामने वाला पर्सन आपके साथ इंग्लिश में बात कर रहा है, तो दैट टाइम आपको सेम उसी लैंग्वेज में उससे बात करनी चाहिए। बहुत बार होता है कि रिक्रूटर इंग्लिश में बात कर रहा है, आप उसको हिंदी में या मराठी में रिप्लाई करते या आपके रीजनल लैंग्वेज में बात करते, तो इट्स अ बैड मैनर्स। या आपको जो एटिकेट्स होते हैं कि किस तरह से अटायर होना चाहिए, किस तरह से इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए हमने एक बेसिक कम्युनिकेशन के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एक इंग्लिश कोर्स है उसके साथ टाइप किया है, तो वो हम लोग 1 ईयर डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा उनको वो देंगे एंड प्लस जो 2 इयर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनको भी ये डिप्लोमा देंगे हम, क्योंकि हम ये कंसिडर करते हैं 6 मंथ्स के जो भाई बच्चे रहेंगे डिप्लोमास करने वाले हैं वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें में ग्रूम्ड रहेंगे, या ये सब चीज़ मतलब इंग्लिश कम्युनिकेशन एटलीस्ट उनका बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा रहेगा। बट स्टिल जब हम उनके साथ 1-on-1 करेंगे और हमको लगता है कि नहीं ये उनका अच्छा नहीं, तो हम उनको हमारे वो फैकल्टी के साथ रेफर करेंगे।